अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज चलते हैं हम लोग जो एमडी कैट का पेपर 2022 में पीएमडीसी ने डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज सिंध में कंडक्ट करवाया था। तो उसका फिजिक्स पोर्शन जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बगैर कोई दिक्कत हुए। अच्छा, इसमें जो है फिज़िक्स के 54 क्वेश्चन थे, जिनका क्वेश्चन नंबर 123 से लेकर 176 तक था, यानी कि 54 क्वेश्चंस। तो 54 क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। हमारी 3 वीडियोस जो है इस पर होंगी। तो ये पहला पार्ट है इन वीडियोस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास सीरियल नंबर स्टार्ट है फिजिक्स के क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास था, व्हेन डिफरेंट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, ऑप्शन ए बोथ ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो। ये कह रहा है कि जब हम लोग डिफरेंट रेजिस्टर्स को, यानी कि रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यू डिफरेंट हो, उनको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करें तो क्या होगा। ऑप्शन ए बोथ ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो हो जाएंगे। ऑप्शन बी जो है वो दोनों जो है वो चेंज होंगे। अच्छा, ऑप्शन सी कह रहा है कि इट्स ईएमएफ चेंजेस बट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स। ईएमएफ चेंज होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ऑप्शन डी में कह रहा है कि दोनों सेम रहेंगे, और ऑप्शन ई में कह रहा है कि इसका ईएमएफ रिमेन सेम रहेगा जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं पहले दे दूं कि देखिए, जब आप बैटरी के टर्मिनल के साथ कोई रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं तो रजिस्टर कनेक्ट करने से जो ईएमएफ है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ईएमएफ जो होता है ना वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाने से इंटरनल रेजिस्टेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि ईएमएफ जो है वो सेम रहेगा। हाँ, अगर आप टर्मिनल्स पर रेजिस्टर्स लगा रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स होगा वो चेंज होगा, यानी कि इसका ऑप्शन ई जो है वो सही है। इसका ईएमएफ सेम रहेगा क्योंकि ईएमएफ इंटरनल जो है वो उस पर डिपेंड होता है, ये कांस्टेंट रहेगा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ सर्किट रेजिस्टेंस होता है, जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिपेंडेंट ऑन सर्किट रेजिस्टेंस होता है। तो ये चेंज होगा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज 1.02 जूल, 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, याद रखिए, पेयर प्रोडक्शन करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी से डबल एनर्जी चाहिए होती है। और इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका डबल अगर करेंगे तो ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। तो ऑप्शन सी जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी जो है, इसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, ये आपको कम से कम जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ऑफ फैराडेज लॉ। बहुत इजी क्वेश्चन इन दिया है कि मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है फैराडे लॉ को लिखने का मैथमेटिकल तरीका क्या है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में जो है नंबर ऑफ टर्न्स चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। एंड ऑप्शन बी जो है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड ऑप्शन सी, डी और ई जो है इन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, फैराडे लॉ को लिखने का जो बेहतर तरीका है, मतलब जो सही तरीका है, वो है हमारे पास बी। ई एम एफ इजिकल टू माइनस जो है वो आपके लेंस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो कर रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जो है आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। फैराडे लॉ कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। एंड डेल्टा फाई जो है वो आपका फ्लक्स है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है। तो चेंज इन फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिपेंड करता है आपका ईएमएफ। तो इसी से हम लोग जो है इसको डिनोट कर सकते हैं। जबकि माइनस साइन जो है ऑप्शन बी में ये लेंस लॉ को शो कर रही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक स्किड्स बिकॉज। ये कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट जो है सर्कुलर ट्रैक पर जब मूव कर रहा है तो अचानक से गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, उसकी ग्रिप नहीं बनती। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे अब इन्होंने 2 रीज़न बताए, लिमिटिंग फ्रिक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स में रिलेशन बनाने का कह रहे हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से वो स्किड यानी कि गिर जाता है। ऑप्शन बी जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। देखिए, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो गिरेगा नहीं, उसका कंट्रोल जो है ना वो ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन सी जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑप्शन डी जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन इसकी इक्वल होगी, अगर इक्वल होगी तो फिर भी नहीं गिरेगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ई जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन, डेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर लग रही है उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो सर्कुलर पाथ पे जो आपका साइक्लिस्ट है वो स्किड कर जाएगा, वो जो है वो गिर जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है या तो वो इक्वल हो या ग्रेटर हो, फिर वो नहीं गिरेगा, और फिर वो जो है वो कंट्रोल में रहेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी तो बॉडी जो है वो स्किड नहीं करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। वैसे आपके पास जो है वो 128 इसका बनेगा, 127 बनेगा उसके सीरियल के हिसाब से। A body is dropped from a certain height and falls freely, its velocity after 5 seconds will be। ये कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो फ्रीली हम लोगों ने एक सर्टेन हाइट से नीचे गिराई, तो ठीक 5 सेकंड्स के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको तरीकाकार बता दूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले आप जो है सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लीजिएगा, h = VIT + 1/2 GT²। तो वी आई जो है इनिशियल वेलोसिटी की 0 होगी, तो ये h = 1/2 GT² हो जाएगा। 1/2 g की वैल्यू आपके पास 9.8 है और टाइम जो इसने 5 दिया, 5 का स्क्वायर 25। तो आप इसकी जो हाइट निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि इसने जो टोटल हाइट कवर की है वो है 125 मीटर। तो इसके बाद आप इसको थर्ड इक्वेशन में रख लें, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर = इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर + 2gh। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो v² = 2gh हो जाएगा। v अगर आप फाइनल निकालना है तो स्क्वायर उस तक जाकर रेडिकल हो जाएगा। तो अगर आप h की वैल्यू, g की वैल्यू 9.8, h की 125 और 2 रख देंगे, तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 49 मीटर पर सेकंड आएगी। यानी कि जब बॉडी 5 सेकंड के बाद टकराने वाली होगी ज़मीन से बिल्कुल, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ज़मीन से टकराने से एग्जैक्ट पहले, डेट विल बी इक्वल टू 49 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू ट्रांसफर्स वेव ट्रैवलिंग विद आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। इन्होंने एक इक्वेशन दी है, ये कह रहा है कि इससे 2 ट्रांसफर वेव जो है वो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों वेव्स में जो है वो डिफरेंट क्या होगा। ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड। अच्छा देखिए, दोनों वेव्स हैं, एक को y1 से डिनोट किया गया है, एक को y2 से। इनमें जब एम्पलीट्यूड है दोनों को a0 से हमने शो किया हुआ है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड दोनों में अगर a0 से है तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इस तरीके वेवलेंथ जो है वो वहाँ पर मेंशन नहीं है कहीं भी। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, वो भी दोनों में सेम है, कहीं पर ω1 या ω2 नहीं दिया गया। टाइम भी जो है वो T1 T2 से नहीं। हाँ, अगर एक T1 और एक T2 से शो करें तो फिर उसमें डिफरेंस आ सकता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है। आप देखें y1 और y2 में ये जो साइन के x - ωt -φ, ये जो फाई जो है ये फेज को शो कर रहा है, जो फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेव्स में सिर्फ फेज का डिफरेंस है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस इन दीज बोथ वेव्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन इक्वेशन इज इक्वल टू -ΔV और ΔR नेगेटिव साइन इंडिकेट्स। ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा गया है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो माइनस साइन है वो किस चीज़ को शो कर रही है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टूवर्ड्स इंक्रीजिंग वी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस तरफ है जिस तरफ वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन बी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है जिस तरफ वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है और अपोजिट है। तो याद रखिएगा कि ये माइनस साइन ये शो करता है कि ये जो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टूवर्ड्स डिक्रीजिंग भी, यानी कि जिस तरफ वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ इंडिकेट कर रही है। ये थोड़ा सा इसको कंसेप्ट को अपने क्लियर कर लीजिएगा कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिस तरफ पोटेंशियल इंक्रीज करे उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ होगी। लेकिन ये इसके अपोजिट होती है कि यानी कि जिस तरफ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो उस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट आउट होता है। तो इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन बी है, E points towards decreasing V. So option B is the correct option. Next MCQ is the path of a neutron moving perpendicular to the magnetic field. Very easy question है। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड से न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे तो उनका पाथ जो है वो क्या होगा न्यूट्रॉन का। ऑप्शन ए कर्व पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कुलर होगा, एलिप्स होगा या पैराबोला होगा। याद रखिएगा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएं, तो अगर प्रोटॉन है वो एक तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड को उसका इम्पैक्ट होगा। जब चार्ज पार्टिकल कोई मूव करता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। एज अ रिजल्ट जो चार्ज है वो बेंड होगा, उसका जो पाथ है वो डायफ्रैक्ट होगा, वो मुड़ जाएगा। तो प्रोटॉन जो है वो अपने पाथ को मुड़ जाएगा या उसको चेंज करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन मुड़ जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं करती। इसका
सिंपली ये मतलब हुआ कि न्यूट्रॉन जो है वो सीधे का सीधा ही पास हो जाएगा, तो उसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये किसी भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज a battery of EMF E has an internal resistance R. If current I is drawn, then the terminal potential VT is given by. ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, उसके EMF को E से डिनोट कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को R से शो कर रहे हैं, उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसको हम लोग I से डिनोट कर रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग VT से शो करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो ये बिल्कुल ईजी है। देखें, EMF जो है वो कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर, आई करंट और आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर आप इक्वेशन ए जो है ये तो थोड़ी सी इसमें चेंज है, ये होना चाहिए कि ऑप्शन बी जो है डेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर। तो अगर हम लोग इसको रीअरेंज भी करें तो ये जो माइनस आई आर है उस तरफ जाकर प्लस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर, एक्चुअल इक्वेशन तो ये है EMF की, लेकिन इसको रीअरेंज करें तो VT इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कैन बी रिटन एज। तो ये कह रहा है कि EMF ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस EMF जनरेट होता है, अगर हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो उसको किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ए इज इक्वल टू बी एन ए। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ए जो है एरिया है कॉइल का, इस तरह के ओमेगा जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, टी टाइम पीरियड को। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय द AC जनरेटर। नेक्स्ट इज ये कह रहा है कि अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स विल बी। ये कह रहा है कि एक बुलेट को हमने फायर किया, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देखिए दो कंपोनेंट हैं, जब भी आप कोई बुलेट फायर करेंगे तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियली जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन 2 सेकंड के बाद उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए 10 मीटर पर सेकेंड, 5, 60, 40 और 20। याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो उसमें चेंजिंग नहीं आती, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है उसमें चेंजिंग आती है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी जो इम्पैक्ट कर रही है। अब यहाँ पर एयर फ्रिक्शन भी नहीं है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 2 सेकंड बाद भी सेम रहेगी जो इनिशियल थी। तो ऑप्शन ई जो है 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज if Rydberg constant for hydrogen is RH, then the wavelength of the first line in Lemon series is। ये कह रहा है कि Rydberg constant को हम लोग RH से डिनोट करते हैं, तो Lemon series अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन उसकी प्रोड्यूसर है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो इसका फार्मूला देखिए कैलकुलेट करने का हमारे पास होता है 1/λ इज इक्वल टू RH होल ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो लेमन में हमारे पास ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट हायर ऑर्बिट जो होता है, यानी कि जिसे हम लोग 2 से शो करते हैं, सेकंड ऑर्बिट जो होगा वो फर्स्ट आपका एक्साइटेड जो है वो आपका ऑर्बिट होगा। तो वहाँ से जो फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास वेव निकलेगी वो हम लोग कहेंगे कि ये लेमन सीरीज में होगी। तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल है 1/λ इज इक्वल टू RH होल ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब आप इनका जब इसका जो है एलसीएम लेकर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/λ इज इक्वल टू 3RH ओवर 4। और अगर आप लैम्डा की वैल्यू लेंगे तो उनको रिवर्स करें तो लैम्डा विल इक्वल टू 4/3RH। तो ऑप्शन डी जो है डेट इज द करेक्ट ऑप्शन 4/3RH। RH जो है ये राइडबर्ग कांस्टेंट को शो कर रहा है और 4/3 इनका जो है वो रेशियो होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, और वैसे आपके पास जो होगा वो क्वेश्चन नंबर ये 135 होगा। द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। ये कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम लोग इसका रेशियो लें तो क्या आएगा। तो इसका जो रेशियो लेते हैं वो हमारे पास वैल्यू जो है वो 7/5 आती है। याद रखिएगा CP ओवर CV का रेशियो जो लेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, डेट इज इक्वल टू 7/5।
5 7/5 या आप इसको जब आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1.4 इसकी वैल्यू जो है वो आती है। ये कांस्टेंट वैल्यू आप इसको याद रखें कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी हम लेंगे इसकी वैल्यू 1.4 या 7/5 आएगी। तो 1.4 इज द वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दैट दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस, ये कह रहा है कि इफ मास एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 टाइम्स 4 टाइम्स डबल 16 टाइम एंड 6 टाइम्स। अगर हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और स्पीड दोनों डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अगर मास को डबल कर दें और v को भी डबल कर दें तो मास की वैल्यू मतलब 2m हो जाएगी और v जो होगा वो 2v² हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर जो है 4 है और उस तरफ भी आपने मास को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 × 2, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी 4 × 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, द काइनेटिक एनर्जी विल बी 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन नंबर 15। एक्चुअल ये आपके पास पेपर में 138 नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन था, लेकिन हमारे पास जो वीडियो में हम लोगों ने इसको सीरीज में 15 नंबर दिया है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज, ये कह रहा है कि दो हमारे पास यूनिफॉर्म अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसका फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी उन्होंने डिफरेंट फार्मूलाज दिए। अच्छा ए जो है ये हमारे पास सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास अगर सिंगल प्लेट के लिए आप उसकी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ये है। अगर आप दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो इसको प्लस कर दें यानी कि सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनकी जब हम लोग फाइनल जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेंगे वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। The electric field intensity between two uniformly oppositely charged parallel plates is equal to surface charge density divided by permittivity of the free space. So option D is the correct option. Next MCQ is a box of mass m is equal to 6 kg slides with speed v 4 meter per second across a frictionless floor. It suddenly explodes into two pieces. One piece with mass m1 is equal to 2 kg. Moves in the same direction with the speed v1 is equal to 8 meter per second. The velocity of the second piece is, ये कह रहा है कि हमारे पास एक बॉक्स था जिसका मास था 6 किलोग्राम, वो स्लाइड करता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड अक्रॉस अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ठीक है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम बनेगा 6 × 4 यानी कि 24 न्यूटन सेकंड बनेगा। अच्छा ये कह रहा है कि अचानक वो बॉक्स जो है वो एक्सप्लोड होता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक पीस का जो मास होगा वो 2 किलोग्राम होगा, उस पीस की जो वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप सेकंड पीस की जो है वो वेलोसिटी हमें बता दें। तो ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इसको कंजर्व रखना है, यानी कि बिफोर द एक्सप्लोजन एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व्ड। तो इसका जो बिफोर था वो तो 6 × 4 24 न्यूटन सेकंड था। अब बाद में जो है एक पीस अगर इसका 2 kg का हो गया तो इसका दूसरे पीस का जो मास होगा वो 4 kg, क्योंकि टोटल मास जो है वो 6 kg था। तो पहला पीस जो है वो 2 kg है, दूसरा पीस जो है वो 4 kg का है। तो m2 भी हमने निकाल लिया। इस तरीके से v1 की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड है, तो आप m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहाँ से जो है वो v2 की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं। जब v2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 × 2 × 8 ये जो 16 हो जाएगी, प्लस हमें 24 में 16 निकालेंगे तो बाकी 8 की वैल्यू चाहिए। तो सेकंड जो है उसका मास है 4 किलोग्राम, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सेकंड पीस की जो वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, m0 v0 यानी कि इनिशियल मास और इनिशियल वेलोसिटी, m0 v0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m0 v0 की वैल्यू m0 की है 6 kg, v0 की 4, ये इज इक्वल टू एक साइड की वैल्यू है। दूसरा m1 v1, m1 की वैल्यू 2 kg, v1 की 8 मीटर पर सेकंड, प्लस m2 v2, m2 जो है वो 4 kg होगी, क्योंकि ये मास जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक 2 kg का तो एक 4 kg का। तो v2 की वैल्यू जो है आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द इंटेंसिटी लेवल साउंड लेवल ऑफ फेनस ऑडिबल इंटेंसिटी। ये कह रहा है कि हमारे सुनने के लिए ऑडिबल जो इंटेंसिटी है वो उसका लेवल क्या है, हम लोग कम से कम कितनी इंटेंसिटी डेसिबल की जो है वो सुन सकते हैं। सो हम लोग जो है वो इंसानी कान जो है वो 0 डेसिबल तक की भी जो फेनस साउंड है उसे जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, उसे सुन सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Next MCQs is, if 2 microfarad and 4 microfarad capacitors are connected in series, their equivalent capacitance will be। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर जो है वो 2 माइक्रोफराड का है और दूसरा जो है वो 4 माइक्रोफराड का है, और अगर हम लोग इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स होगा वो क्या होगा। तो देखिए सीरीज में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना होता तो इसका फार्मूला ईजी है, C इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाय C2, यानी कि आपके पास 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज कैपेसिटर्स कर लें। तो C1 मल्टीप्लाई बाय C2, 2 मल्टीप्लाई 4, ये हो रहेगा 8, और नीचे अगर हम इनको सम ऑफ द कैपेसिटर 2 + 4 करेंगे तो 6, तो 8/6 माइक्रोफैराड। 8/6 का मतलब है 4/3, और अगर आप इनको जो है वो फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ रहेगी 1.33 माइक्रोफैराड। तो सो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारा लेक्चर यहाँ तक पसंद आया होगा। ये इसकी पहली एपिसोड है, इसकी 3 टोटल हम लोगों ने पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल एक पार्ट में हमारे पास 18 MCQs हैं, टोटल 54 MCQs है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आपको उसको नोटिफाई हो सके। थैंक यू।